हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज। तो दोस्तों, आज हम इसमें करेंगे चैप्टर नंबर 28, 29 एंड 30। और ये तीनों चैप्टर है बहुत छोटे छोटे, तो हम इसको क्या है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस, इसमें हम जो चैप्टर नंबर 28 है वो क्या है, स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, 1923 में होता है। उसके बाद क्या होता है, जो चैप्टर नंबर 29 हम देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आता है, 1927 में आता है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 30 है गाइस, उसमें है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, उसी के साथ है। ठीक है, ये कब होता है गाइस, 1929। तो गाइस हम 1929 तक यहाँ पहुंच जाएंगे। हमें कहाँ तक पहुंचना है, 1947 तक पहुंचना है। और यहाँ हो जाएगी हमारी जो हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, वो हो जाएगा खत्म। ठीक है गाइस, तो हम इसमें कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे मेरे जो है 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है गाइज, तो बस आप लोग का सपोर्ट है, तो दोस्तों ये सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, बाकी तो जो है मेरा काम है वो मैं कर ही रही हूँ। चलिए दोस्तों, फिर टाइम वेस्ट किए बिना जो है अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो गाइज, यहाँ लिखा है स्वराज पार्टी का गठन। देखिए, हमने जो अभी सबसे पहला देखा इसमें है स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, 1923 में होता है। उसके बाद हम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम चैप्टर नंबर 28 करें। तो यहाँ क्या लिखा है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वर्ष 1919। ठीक, तो वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम, तो गाइज जो होता है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है 1919। ठीक है, तो गैस एक है मार्लियामेंटो अधिनियम, मार्लियामेंटो सुधार, और एक हो गया ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो मार्लियामेंटो हमने पढ़ा था 1909 में पढ़ा था, और एक ही आता है। तो इसमें लिखा है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। ठीक है, किसने बहिष्कार किया, कांग्रेस ने। ठीक है, और वर्ष गैस किस चीज़ का देखिए बहिष्कार किया था, केंद्रीय और जो प्रांतीय विधानमंडल है इसका। फिर लिखा है वर्ष 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। किसने नहीं भाग लिया गया, कांग्रेस ने जो है 1920 में जो चुनाव हुए थे इन विधानमंडल के लिए, जो केंद्र स्तर पर भी थी और प्रांत के स्तर पर भी थी, उसमें भाग नहीं लिया 1920 में। अब लिखा है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति। तो गैस हमने कब पढ़ा था, समाप्त होता है 1922 में ये जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है। चोरी चोरा कांड होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो गांधी जी समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ लिखा असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति है और गांधी जी की गिरफ्तारी, और गांधी जी को यहाँ जो है 6 वर्ष की जेल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। अब वो विचारधारा क्या थी देखते हैं। इसमें लिखा है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने कहा एक काम करो भैया, जो कांग्रेस है, इन दोनों ने कहा, मोतीलाल नेहरू और जो CR दास है, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। कहाँ, विधानमंडल में एंट्री लेते हैं। मतलब जो चुनाव है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या है, विधानमंडल में जो सीट्स आएगी उसमें कांग्रेस की जो है इन्होंने कहा कि एंट्री लेते हैं, और वहीं से हम जो है अपने जो भी प्रस्ताव होगा उसको वहाँ पे पास करवाएंगे, और आगे जो है अपना काम उस हिसाब से चल करवाते रहेंगे। चलिए, फिर क्या होता है गाइस, यहाँ पे 1922 में देखिए असहयोग आंदोलन खत्म होता है, गांधी जी जेल चले जाते हैं। सब 1922 की घटना। अब लिखा है वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। इन दो लोगों ने बनाई। इन्होंने कहा भैया एक काम करते हैं, जो चुनाव हो रहा है ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पहुंचते हैं। देखिए 1920 वाला चुनाव में तो नहीं किया था पार्टिसिपेट, बिकॉज उस समय क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, बट अब तो यहाँ 1922 में खत्म हो जाता है, 1923 की बात है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचते हैं। चलिए, फिर लिखा है किंतु वर्ष 1922 में क्या होता है, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है, कौन सा, गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का कहना था कि विधानमंडल में पहुंचते हैं, तो इस जो योजना है उसको क्या करा, कांग्रेस ने ही अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अपना गया अधिवेशन, तो ये गया अधिवेशन भी गैस इंपॉर्टेंट है 1922 में जो हो रहा है। ठीक है, अब लिखा है CR दास, इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो CR दास ने क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, मतलब वो नाराज हो गए। और जनवरी 1923, तो गाइस चैप्टर का नाम क्या है, तो जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो चित्तरंजन दास है यानी कि CR दास है, उन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना करी। अब क्यों गुस्सा क्यों हुए गाइस, कि उन्होंने जो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया ये बात कि वो विधानमंडल में जाएं चुनाव लड़के, ये तो मना कर दिया गया। तो इन्होंने अपनी ही एक पार्टी बना दी। कौन सी पार्टी है, स्वराज पार्टी।
दो बंदों के नाम आ रहे हैं यहाँ, CR दास का आ रहा है और मोतीलाल नेहरू का नाम आ रहा है। तो लिखा है इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिल जो विधानमंडल है, ठीक है, में प्रवेश कर उन्हें काम ना करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का क्या है, अच्छेदन करना था। ठीक है, मतलब वो चाहते थे विधानमंडल में पहुंच जाएं और उन लोगों को काम ही ना करने दें सही से। ठीक है, तो फिर लिखा है कि सिया दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, ये दो बंदों ने बनाई है अभी तो, मतलब और भी तो ऐड हुए होंगे, लेकिन जो अध्यक्ष है वो है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू क्या बन गए, पार्टी के महासचिव बन गए। ठीक है, फिर लिखा है श्रीनिवास आयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक, और NC केलकर, तो NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। ठीक है, दो नाम आ गए। फिर उसके बाद लिखा है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि केंद्रीय विधानमंडल, तो जैसे आज केंद्र स्तर पे हम देखते हैं, ठीक है, और राज्य स्तर पर भी हम सरकारें देखते हैं। ठीक है, तो वही है, एक केंद्रीय विधानमंडल देखा हमने और एक प्रांतीय विधानमंडल देखा। तो इसमें लिखा है विट्ठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल है, असेंबली के क्या बन गए, अध्यक्ष चुने गए। और स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये बात कि भैया अब देखिए असेंबली के ही अध्यक्ष बन गए, कौन, विट्ठल भाई पटेल, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब लिखा है CR दास को देश बंधु के नाम से जाने लगा। ठीक है, और देश बंधु का तात्पर्य क्या होता है गाइज, इसका मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। ठीक है, मतलब आपका जो राष्ट्र है ना उसका दोस्त। फिर लिखा है चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए, और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता क्या, अलीपुर बम कांड केस में। देखिए क्या होता है, अलीपुर बम कांड केस होता है, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें जो चित्तरंजन दास है ना वो अरविंदो घोष को बचाने के लिए क्या पूरी जान लगा देते हैं। मतलब अरविंदो घोष गाइस हमने जब पढ़ा था ना, कांग्रेस का विभाजन होता है आपका नरम दल गरम दल में, तो गरम दल में गाइस कौन कौन से थे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, तो ये वही अरविंदो घोष है। ये क्या है, अलीपुर बम कांड केस में जो है पकड़े गए थे, तो चित्तरंजन दास ने इनको जो है बचाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने कहा था क्या, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, मतलब सभी के लिए स्वराज होना चाहिए। अब लिखा है कि 16 दिसंबर 1922 को क्या होता है, इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया। देखिएगा इस, अब इंडिपेंडेंट पार्टी की बात है तो ये एक तो मोतीलाल नेहरू ही हैं और एक हो गए आपके मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने बनाया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे, यानी जब हिंदू महासभा बनी होगी तो उसके संस्थापक सदस्यों में कौन है, मदन मोहन मालवीय। तो कैसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, आइए चलिए हम इसके अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हो गया, बहुत छोटा सा चैप्टर था और ये हो गया खत्म। लिखा भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। ठीक है, पहला लिखा है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। ठीक है, दूसरा है काउंसिलों में प्रवेश कर और उन्हें काम ना करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का जो है उच्छेदन करना, ये तो सही है। लिखा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। ओके, फिर लिखा है भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव जो है प्राप्त करना चाहिए। तो गाइस इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है बी, यानी कि पहला और दूसरा सही है, बाकी का इसमें जो है गलत है। ठीक है, तो उसी वक्त क्या होता था 1922 में क्या हुआ था गाइस कि असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है, गांधी जी वापस ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि भैया आप जो चुनाव के माध्यम से हम अपना काम करवाएंगे, और काउंसिलेट में मतलब विधानमंडल है, विधानमंडल में जाके वो अपने जो भी है हिसाब किताब सही करेंगे, अपना 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया है उसको जो है पलटने की कोशिश करेंगे, ना मानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी तो दोनों गलत है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। ओके, इसकी कोई व्याख्या ही नहीं है। ओके, व्याख्या तो बहुत बड़ी है। तो यहाँ लिखा है वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल का, देखिए क्या होता है 1919 में जो भारतीय शासन अधिनियम आता है उसमें क्या होता है, केंद्रीय और जो है प्रांतीय विधानमंडल का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार क्या किया था, बहिष्कार किया था। ठीक है, कैसे यही सब है जो अभी हम पढ़ के आ रहे। ठीक, तो 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया, किसने, कांग्रेस ने। फिर असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में जो है निराशा का माहौल हो गया। ठीक है, और ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। क्या विचारधारा थी, भैया विधानमंडल में प्रवेश करो। ठीक है, मतलब प्रवेश करने के बाद जो है लड़ाई लड़ने की
की जो उनका जो है विचार था। तो 1923 में उन्होंने कहा जो चुनावों के माध्यम से आप कहाँ पहुँचेंगे, विधानमंडल में पहुँच सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि 1922 में क्या है, कांग्रेस के गया अधिवेशन में क्या होता है, ये जो भी योजना है उसको क्या है अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, गुस्सा तो हो गए चित्तरंजन दास, तो ये क्या करते हैं, वो अध्यक्षता जो है कांग्रेस की उससे त्यागपत्र दे देते हैं। अब 1923 में क्या होता है जनवरी में कि मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास है वो दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, चुनाव के माध्यम से कहाँ पहुँचना है, काउंसिलों में पहुँचना है, यानी कि विधानमंडल में पहुँचना है, और उन्हें जो है काम करने देना नहीं है उन लोगों को। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका क्या है, उच्छेदन करना है। तो गाइस बहुत ही छोटी सी कहानी है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ लिखा है निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तो गाइस अभी हमने पढ़ा चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। गाइस कब होता है, जब आपका असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है, का गठन जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और सीआर दास इसके अध्यक्ष और जो है मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में जो है प्रचारित किया और साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी जो है वचनबद्धता को दोहराया, ठीक है, जो कि कांग्रेस भी कर रही थी। अब लिखा है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। गाइस असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुई। फिर लिखा है स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। तो गाइस किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो गाइस हम इसका आंसर जानते हैं, सी है इसका आंसर। लिखा है स्वराज दल की स्थापना किसने करी, इसका भी आंसर हम जानते हैं, गाइस सेम क्वेश्चन है। फिर लिखा है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है। तो गाइस हम इसका भी आंसर जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, कुछ नया नहीं है। फिर लिखा है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो स्वराज पार्टी था। गाइस ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, कौन सी डेट है, ये 1923 वाली, ठीक है। आपको 1923 याद रखना है, ये स्वराज पार्टी कब बनती है, 1923 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था। तो देखिए आइए देखते हैं कौन है। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू तो बिल्कुल थे और आपके चित्तरंजन दास भी थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन नहीं था। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नहीं थे। नोट्स में हमने कई सारे तो पढ़े हैं नहीं, हालांकि नोट्स में थे नहीं। आइए यहाँ पे कुछ नया मिलेगा, मतलब इसमें आप लिख लीजिएगा न्यू, यानी कि इस व्याख्या को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नए नाम मिलेंगे। लिखा है सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे, ठीक है। तो ये तो आंसर हो गया आपका। तो इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया। उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। फिर लिखा है श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के क्या थे, संस्थापक। और इसमें लिखा है NC केलकर जो है स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। और 1925 में विठल भाई पटेल द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि केंद्रीय विधानमंडल असेंबली में क्या होता है, इस क्या होता है, उनको क्या अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है, चुना गया। और स्वराज्यों का एक ये क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें भी कुछ ऐसा नया नहीं है, वही सब पुराना है। देखा निम्न में से कौन एक जो है स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, NC केलकर और राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। लिखा है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो गाइस ये बिहार PCS का क्वेश्चन है, आप अधिकतर देखेंगे ना बिहार में, तो बिहार PCS का होगा। तो इसमें लिखा है श्री कृष्ण सिंह। तो गाइस अगर जो बिहार PCS का क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड आंसर है इसका, तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार वाले बच्चे टेंशन लें, ठीक है, एक्चुअल में उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका कुछ पैटर्न ही ऐसा होगा कि वो ये आराम से पढ़ेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन गाइस कब होता है, जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और सीआर दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू क्या थे, महासचिव थे। और बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता कौन थे, आपके श्री कृष्ण सिंह थे। ऐसे आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए, ठीक है। इसमें लिखा है लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो गाइस इसमें जो सबसे पहले है वो आपका है
तो गाइस जो लखनऊ समझौता होता है वो हमने पढ़ा था 1916 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में होता है। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं तो गाइस इनकी जो मृत्यु होती है वो 1920 में हो जाती है। और जो स्वराज दल की जो स्थापना है गाइस वो हो गई 1923 में हो गई। तो आप अब इसका आंसर बता सकते हैं। आपका आंसर है 1, 3, 4 एंड 2। तो 1, 3, 4 एंड 2 ये आपका हो गया गाइस आंसर। तो दोस्तों वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे ना तो चीज़ें बिना याद करे जो है याद हो जाएंगी। आप इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड तेज कर दिया करिए जो स्पीड होती है, और आप इसको जो है अगर ये 40 मिनट की वीडियो तो आप उसको 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज दल का समर्थन किया है। तो इसमें लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. जिन्ना। तो ये नया क्वेश्चन है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब जो हम नोट से पढ़ के नहीं आए। इसमें लिखा है नवंबर 1923 में विधान परिषद के चुनाव। ठीक है, विधान परिषद के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 निर्वाचित सीटों में से जो 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। तो देखिएगा इसे बहुत बड़ी बात है कि 101 में से जो 42 सीट्स हैं वो किसको मिल जाती है, स्वराज पार्टी को मिल जाती है। अब मध्य प्रांत में जो है इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला है। ठीक है, तो पहले तो हमने बात करी सेंट्रल असेंबली की। ठीक है, अब जो हम प्रांतों में आ जाते हैं। तो जो इसने कहा कि मध्य प्रांत जो हम आज कहते हैं ना मध्य प्रदेश, तो गाइस वहाँ पे क्या होता है, इनको बहुमत मिला है। यानी कि जैसे बहुमत का मतलब होता है अगर 100 सीट्स हैं तो बहुमत का मतलब क्या हो गया कि उनने कह दिया भैया कि 60 सीटों पे क्या होता है आपकी पार्टी का बहुमत है। तो सब समझ लीजिए कि 100 में से 60 सीट्स इनकी है, स्वराज दल की है। तो बंगाल में ये बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई और संयुक्त प्रांत, यानी कि आज जो हम उत्तर प्रदेश कहते हैं ना वो यही है। तो बम्बई और संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। तो गाइस कहाँ कहाँ देखिए सफलता मिल रही है। एक तो आपको सबसे पहले हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको 42 सीट्स मिल गई। मध्य प्रांत में इनका बहुमत है। बंगाल में भी बड़ा दल बन गया। बड़ा दल का मतलब है सपोज कि 4 दल है, तो 4 दल में जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो इनकी ही हैं, तो ये बड़ा दल बन गया। फिर बम्बई और संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली है। फिर मद्रास और पंजाब में क्या है, जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण क्या है, इन्हें खास सफलता नहीं मिली। तो गाइस कहाँ खास सफलता नहीं मिली है, मद्रास और कहाँ पंजाब में। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्यों ने एक साझा जो है राजनीतिक मोर्चा बनाया जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में जो है उनके समर्थन और उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ जो विधायक है जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। तो वैसे हम देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, कहाँ नहीं कर पाए। तो कहाँ नहीं कर पाए बहुत अच्छा, तो मद्रास और पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वैसे कौन हुआ था, चित्तरंजन दास हुए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना गया था। देशबंधु का जो तात्पर्य होता है वो होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। और चित्तरंजन दास जो है इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में क्या है इनकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, जो अलीपुर बमकांड था, बमकांड केस है उसमें जो है अरविंदो घोष का बचाव करना। ठीक है, तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना भी की। ठीक है, अब लिखा है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्ग के लिए नहीं। ये किसने इसकी घोषणा किसने करी थी, तो ये चित्तरंजन दास ने ही कहा था गाइस। ठीक है, अब लिखा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। तो गाइस जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट होती है या ये जो आपका सुधार होता है गाइस, कब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, कुछ नरमपंथियों ने क्या करा कि पार्टी को छोड़ा और एक नई पार्टी का गठन किया। तो वो नई पार्टी कौन थी गाइस, वो नई पार्टी थी इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, आइए देखें। लिखा है कि इसमें जो मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत जो है भिन्नता के फलस्वरूप क्या होता है, अंततः कांग्रेस में पुनः जो है विघटन होता है। पुनः विघटन का मतलब क्या होता है कि इससे पहले भी कांग्रेस में विघटन हो चुका है उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच। तो वो कब होता है गाइस, 1907 में होता है। तो इसमें लिखा है सूरत विघटन, यानी कि 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से क्या करा, निष्कासित कर दिया था। पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, उदारवादी कांग्रेस को छोड़ के चल दिए। फिर लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया। ठीक है, तो कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल
फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ की क्या करी यहाँ पे स्थापना की गई। फिर लिखा है गाइस ये नया था, काफ़ी नया, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू थी, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 सितंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया, नीचे दिए गए कूट से सही आंसर बताइए। तो गाइस इसमें देखिए कौन कौन है। एक तो गाइस इसमें नाम आएगा आपका मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये दोनों नाम नहीं है। लिखा है 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया, ये हम पढ़ चुके हैं गाइस। और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे, ये भी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। उन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस इसमें कुछ भी नया नहीं है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? तो गाइस पहला अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल थे, ठीक है, तो आंसर है बी। अब लिखा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो है विट्ठल भाई पटेल थे, और जो वर्ष 1925 में उसके अध्यक्ष बने, ठीक है, कब? 1925 में, और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे कौन? विट्ठल भाई पटेल। तो गाइस देखिए छोटे से दो क्वेश्चन और है। इसमें लिखा है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो आंसर आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ लिख दीजिएगा रिपीट यानी कि आर, ताकि इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। फिर लिखा है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको चुना गया? तो गाइस ये भी आप जानते हैं आंसर, यहाँ लिख दीजिएगा आर, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो दोस्तों ये हो गया एक चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 28 हम कर चुके हैं। अब करेंगे हम चैप्टर नंबर 29 यानी कि साइमन कमीशन 1927। देखिए अभी जो कहानी हमने पढ़ी ना वो 1923 की बात चल रही थी, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार होता है वो 1919 में होता है, राइट, ये हमें पता होना चाहिए। स्वराज पार्टी का गठन हो गया 1923 में हो गया, ये हमें पता चल गया। अब आती है कहानी, गायब हो गया बीच का सारा, अब आ जाते हैं हम 1927 पे। मतलब हुआ तो देखिए गाइस बहुत कुछ था, तो इम्पॉर्टेंट यही है। देखिए हमें क्या 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है उसको याद रखना है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 से याद रखना है। उसके बाद कहानी क्या होती है ये देखेंगे। अब लिखा है वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था। मतलब क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 जो आता है उसमें क्या कहा कि भैया जो ये एक्ट आया ना उसकी अब हम क्या करेंगे 10 साल के बाद समीक्षा करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे, यानी कि एक संवैधानिक आयोग का गठन करेंगे 10 साल बाद। यानी कि सपोज कि 1919 है तो 1929 में होना चाहिए 10 साल बाद, ठीक है। अब एक बार हम चैप्टर का नाम दिखा देते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा 10 साल बाद यानी कि 1919 से 1929 10 साल हुआ, लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा है साइमन कमीशन 1927, यानी कि कुछ 1929 से 2 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है। तो एक आयोग का गठन होना था 1929 में। लिखा है आयोग को ये देखना था कि ये अधिनियम जो भी एक्ट था ये वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये व्यवहार में कहाँ तक जो है सफल रहा और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक जो है प्रगति करने की स्थिति में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मतलब ये देखना था कि ये एक्ट में जो जो बातें लिखी थी क्या वो सही सफल रही, सही तरीके से काम कर रही है या सही तरीके से चल रही है, ये सब देखना था। और उसके लिए आयोग बनाना था 10 साल के बाद, फिर वो अपनी रिपोर्ट देता कि हाँ भैया ये ठीक है या नहीं, ठीक है, ये बताता। अब क्या होता है 10 साल बाद यानी 1929, ठीक है। गाइस यहाँ लिखा है नवंबर 1927 में साइमन कमीशन और भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या नाम है स्टैनली बॉल्डविन द्वारा हुई, ठीक है। तो लिखा है जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में 7 सदस्य थे। देखिए जो आयोग बनना था 1929 यानी कि 10 साल बाद, वो बन गया 1927 में, राइट, 2 साल पहले ही, ठीक है। तो उसके जो अध्यक्ष थे गाइस उसमें अध्यक्ष का नाम है जॉन साइमन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन बोला गया। मतलब इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं ना साइमन कमीशन, तो इन्हीं के नाम से आ जाता है। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में क्या होता है, कुल कितने सदस्य हैं 7। अब कहानी क्या है, क्योंकि इसमें जो है सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। तो भैया अगर आपको समीक्षा करनी है सही तरीके से तो इंडियंस भी होने चाहिए थे, भारतीय भी होने चाहिए। तो भारतीय इसमें थे नहीं, सारे अंग्रेज थे, तो वो तो अगेंस्ट ही जाएंगे, कभी भारतीयों के पक्ष में तो जाएंगे नहीं किसी भी चीज़ को लेके। तो कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने क्या है इसे श्वेत कमीशन, श्वेत का मतलब होता है वाइट, ठीक है, कहकर क्या करा, इसका बहिष्कार किया और विरोध किया, किसका, साइमन कमीशन का। तो लिखा है कि साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को जो है
बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन का मतलब वो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य बम्बई पहुंचते हैं। फिर इसमें लिखा है साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष है सर जॉन साइमन, क्या है, उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी के सदस्य थे। जबकि भारत की जो स्वतंत्रता 1947 के समय क्या होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या नाम है, क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए, ठीक है, अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का जो है निर्णय लिया। यानी कि जो 1927 में आता है साइमन कमीशन, 1928 में भारत पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विरोध की बात हो रही है कि जो मद्रास में अधिवेशन होना है उसमें हमें क्या करना है, साइमन कमीशन का विरोध करना है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन क्या होता है, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन होता है। मतलब इसके विरोध में हड़ताल होती है, मतलब हड़ताल का क्या होता है, आयोजन होता है। कहाँ होता है, इस बम्बई में। इसमें लिखा है कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे जो है लगाए गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जो है जुलूस का नेतृत्व करते समय क्या होता है, पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट लाइन कि जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, तो घायल कौन हो गया, लाला लाजपत राय हो गए, ठीक है। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो और ये हो गई कठिन बात, ठीक है। अब लाला लाजपत राय का जो टाइम पीरियड है वो है 1865 से लेकर 1928 में ये सब लाठीचार्ज और ये सब हो रहा है, ठीक है। तो पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता, गाइस किसकी बात हो रही है, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध होता है, लाठीचार्ज होती है, लाला लाजपत राय घायल होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो ये लाला लाजपत राय हैं पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें क्या, पंजाब केसरी की उपाधि भी मिली थी। लाला लाजपत राय को ही हम क्या बोलते थे, पंजाब केसरी। लेकिन साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में क्या होता है, अब देखो साइमन कमीशन 1927 में जो आता है उसके प्रत्युत्तर में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट। ये गाइस जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू है। तो नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 1923 में तैयार की जाती है, जिसमें भारत में एक नए डोमिनियन संविधान का खाका था, ठीक है। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट है ना गाइस, उसमें क्या था, डोमिनियन संविधान का खाका था, ठीक है। तो इसे तैयार करने वाली जो है सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन है, मोतीलाल नेहरू, उन्हीं के नाम पे है गाइस ये नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में आता है, नेहरू रिपोर्ट आती है उसी के प्रत्युत्तर में, क्या, नेहरू रिपोर्ट आती है। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हो गए। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, सचिव थे। 2 मुसलमानों सहित 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या होता है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस यानी कि अधिराज्य का दर्जा की बात ही कही गई। मतलब देखिए, एक होता है आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है, देखिए डोमिनियन स्टेटस की बात क्या हो गई, स्टेट्स की बात क्या हो गई। तो गाइस एक होता है आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी, मतलब आप जो अंग्रेज हैं गाइस, उनका कहीं ना कहीं से भी कोई अधिकार नहीं रहेगा भारत के ऊपर, इन्हें बिल्कुल ही भारत से बाहर निकालो। लेकिन जो डोमिनियन स्टेटस होता है ना, जैसे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उसको दिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है आपके ब्रिटेन के उपनिवेश ही थे, तो उनको मिलता है डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि उनके ऊपर जो है अंग्रेज रहते हैं, लेकिन शासन जो है उनके अपने देश के लोग चला रहे होते हैं। जैसे भारत में अगर कहें तो हाँ, सर पे तो है अंग्रेज, लेकिन जो भारतीय है वो शासन चलाए। तो इनकी रिपोर्ट में तो यही था, नेहरू रिपोर्ट में तो भैया डोमिनेंट स्टेट्स की बात कही थी, ठीक है, ना कि उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी थी, ठीक है। तो इनकी रिपोर्ट में ये था, यानी कि अधिराज्य का दर्जा, ओके। तो इसमें लिखा है कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर क्या, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का क्या है, प्रस्ताव था, ठीक है। इसमें देखिए कुछ संप्रदाय ऐसे थे, जैसे मुस्लिम लीग थी, चाहती थी पृथक निर्वाचन मंडल चाहती थी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है तो उसको जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ मुसलमानों को है, और मुसलमान जो है और किसी पार्टी से खड़े नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी से होंगे, ठीक है। तो ये था। तो इसमें कहा कि भैया ये जो पृथक निर्वाचन मंडल है ना, ये इसकी बात तो हम नहीं मानेंगे, जो आपकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो एक चीज़
कि पृथक निर्वाचन मंडल की ये बात नहीं मानेंगे। एक तो इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट्स, फिर उन्होंने कहा पृथक निर्वाचन मंडल की बात ये नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा भैया ठीक है, आरक्षण हम दे सकते हैं अल्पसंख्यकों को, ठीक है। अब साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए क्या है, भाषण देने। अब इसके साथ क्या है, संविधान में भारतीय जो है भाषण दें, समाचार पत्र निकालें, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता का अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी, यानी कि क्या हो गया इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों का भी जो है प्रावधान किया गया। तो गाइस हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या करे गए प्रावधान, ठीक है। डोमिनियन स्टेट्स हो गया, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मना, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के लिए हाँ कह दिया गया, और कुछ मौलिक अधिकार दे दिए गए। ये सब नेहरू रिपोर्ट कहानी चल रही है। अब क्या होता है, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन जो है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया, और इस लीग का उद्देश्य क्या है, डोमिनियन स्टेट्स से आगे पूर्ण स्वराज की मांग को मुखर करना था। मतलब ये कहते हैं भैया डोमिनियन स्टेट्स क्यों, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग जो बनी थी ना, जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये उनका मानना था भैया डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो गाइस यहाँ पे भी क्या होता है कि ये चैप्टर हो जाता है खत्म। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। लिखा है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो गाइस कब आता है कि ये आता है फरवरी 1928 को। तो इसमें लिखा, देखिए गाइस इसमें जो है कुछ भी नया नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक दे रही हूँ वीडियो को, आप इसको पढ़ लीजिए। अभी हम नोट्स में जो पढ़ के आए हैं डिट्टो वही चीज़ लिखी है, तो फायदा नहीं है इसको रिपीट करने का। चलिए, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। तो गाइस क्यों होता है, साइमन कमीशन में कोई भी जो है भारतीय 7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, और सातों के सातों क्या हैं, अंग्रेज हैं, भारतीय तो है ही नहीं, तो विरोध होने लगता है इसका, ठीक है। तो इसकी कोई व्याख्या नहीं है, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसकी व्याख्या ही इसकी व्याख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। इस कब आता है, कब नियुक्त किया जाता है, 1927 को। आता भारत का पहुंचता है मई मतलब 1928 में, फरवरी में। लिखा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो गैस क्यों आया था, देखिए 1919 में क्या होता है गैस, एक भारत शासन अधिनियम आता है, तो उसमें देखा जाता है कि क्या हिसाब किताब सब सही चल रहा है, वो एक्ट का जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखा है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए ये क्या करते हैं, भारत आता है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है भारतीयों ने साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया था। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाँ, इसका कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था, ठीक है, सी आंसर है इसका। लेकिन निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था। तो वैसे इसमें लिखा है सर जॉन साइमन, ये क्या थे, आपके उदारवादी यानी कि लिबरल पार्टी के थे। तो इसमें लिखा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन जो है उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता यानी कि 1947 के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, ये नाम हम बार बार पढ़ेंगे बाद में भी, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। तो इस कमीशन में क्या थे, श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। चलिए, इसमें लिखा है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। तो गाइस किसके, लॉर्ड इरविन। आइए देखते हैं ये कौन है। तो ये तो हमने नोट्स में नहीं पढ़ा। इसमें लिखा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन, तो वैसे यहाँ कुछ नया है, से भारतीयों को क्या करा गया, साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। कब आया था भारत, 1928 में आता है। तो इसके विरुद्ध भारत में व्यापक क्या है, विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो यहाँ कथन लिखा है गाइस, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, ठीक है। कारण क्या है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो गाइस देखिए क्या होता है, इसमें आप पहले इसको पढ़िए, ठीक है। पहले हम कारण पढ़ते हैं, फिर हम कथन पढ़ते हैं। लिखा है कि साइमन कमीशन या साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। भैया सही है, ठीक है। यानी कि ये जो है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो वैसे इसका आंसर है ए। फिर लिखा निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए, तो इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। फिर लिखा इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए जो है संतुति की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, ठीक है।
तो गाइस देखिए इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, मतलब सभी सही है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार जो है अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक जो है कमीशन की नियुक्ति की जानी थी। 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को जो है प्रस्तावित करना था। तो इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन का गठन किया गया। कमीशन में जो है ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा जो है इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को जो है छोड़कर संघीय भावना हो और इसके जो है सदस्य परोक्ष पद्धति के से प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा चुने जाएं। ठीक है, अभी संघीय क्या लिखा था, संघीय भावना क्या होती है और एक इकाई क्या हुई। तो संघीय भावना गाइस, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है, सिस्टम है। इसका मतलब कि केंद्र भी है आपका, प्रांत भी है यानी कि राज्य भी है। तो संघीय यानी कि केंद्रीय भी हो विधानमंडल और जो है प्रांत के स्तर पे भी होनी चाहिए और स्वायत्ता भी हो कुछ, दोनों को। ठीक है, तो इसके सदस्य फिर लिखा है कि 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा उस दिन क्या है देशव्यापी हड़ताल आयोजित हुई और कमीशन जहां भी गया वहां क्या होता है कि पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन वापस जाओ के नारे लगे जुलूसों में। लिखा है साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो वैसे ए है सही। आइए देखिए क्या लिखा है। तो इसमें जो है प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी शासन द्वारा जो है प्रतिस्थापित करने की संतुति थी। तो साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें क्या था कि जो प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी शासन द्वारा प्रतिस्थापित करना, यानी कि जो पहले था प्रांतों में द्वैत शासन था और जो केंद्र में उत्तरदायी शासन था। तो इस एक्ट के बाद क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन की जगह क्या हो जाता है, उत्तरदायी शासन कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। ओके गाइस, इसमें कुछ नहीं लिखा, वही लिखा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। कब हुए थे, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन क्या होता है, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन होता है और कमीशन जहां गया वहां क्या है, पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगने लगे। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि 7 जुलूस निकाले गए। ठीक है, लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व, गाइस कहाँ की बात हो रही है, लाहौर की बात हो रही है, लाहौर याद रखिएगा। तो लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर मरने से पहले क्या होता है, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील जो है साबित होगा। तो गाइस ये लाइन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोला था लाला लाजपत राय ने मरते समय या घायल होने के बाद, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के जो ताबूत होना है, गाइस ताबूत होता है ना, उसकी आखिरी कील साबित होगा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लिखा है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई। तो लाला लाजपत राय का जो टाइम पीरियड है 1865 से लेकर 1928 है और पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे और जिन्होंने क्या है ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और पंजाब केसरी उन्हें इनकी उपाधि दी गई। अब गाइस यहाँ क्या लिखा है, कारण देखते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, बिल्कुल सही है। फिर 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो गाइस इसका आंसर है ए, यानी कि सही है। एक भी सदस्य नहीं थे इसलिए विरोध हो रहा था, भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे इसलिए विरोध हो रहा था और यहाँ पे फिर जो भी है लाठीचार्ज ये सब होता है। तो गाइस ये पढ़ने का काम है आपका, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें लिखा है नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार की थी, तो किसने की थी गाइस, अध्यक्ष तो थे मोतीलाल नेहरू, तो ML नेहरू लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डोमिनियन संविधान की हो रही है। ठीक है,
तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही है। तो इसमें लिखा है कि इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो सचिव भी याद रखिएगा गाइस यहाँ पे। फिर लिखा है कि 2 मुसलमानों सहित 9 लोग जो है इस समिति के क्या है? सदस्य थे। यानी कि अध्यक्ष हो गए आपके मोतीलाल नेहरू हो गए, 9 सदस्य हैं और इसी में सचिव भी आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 2 मुसलमान भी हैं गाइस इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो यहाँ लिखा है कि किसने औपनिवेशिक स्वराज की मांग, डोमिनियन स्टेट्स गाइस। तो ये है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। तो ये हो गया थोड़ा नया, मतलब जो हम पढ़ के नहीं आए। तो इसमें लिखा है प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में से पंडित नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए क्या है? डोमिनियन स्टेट्स की हेतु संविधान निर्माण के लिए एक जो है प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ जो है गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया है जो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आंसर है सी, क्योंकि तेज बहादुर जो सप्रू हैं और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे। तो नेहरू रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, क्या बोला था गया? डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई। तो इसमें कौन कौन है? तेज बहादुर सप्रू भी है और आपके जयकर भी है। ठीक है, तो जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ क्या थी दोस्तों? नई थी, इनफैक्ट सारा ही नया था। इसमें लिखा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसने किस की अनुशंसा की थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता एक चीज़। तो गाइस यहाँ किसकी बात हो रही है? नेहरू रिपोर्ट। तो क्या पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी थी? नहीं, यहाँ डोमिनेंट स्टेट्स की बात करी थी। ठीक है, फिर लिखा है अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। बिल्कुल। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो गाइस यहाँ पर 2 और 3 आंसर है, यानी कि बी आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी। तो गाइस इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या क्या था। एक्शन में हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हम नोट्स में पढ़ के आए। आप पढ़ लीजिएगा, एक ही चीज़ लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है निम्न में से कौन वर्ष 1928 में क्या है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के गठन से संबंधित है। तो गाइस कौन कौन है? एक तो जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है कि इस लीग का जो उद्देश्य है वो क्या है? डोमिनेंट स्टेट से आगे जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना है। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध जो है प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब यहाँ लिखा है नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था क्या था गाइस? यहाँ पे लिखा है मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक जो है व्यवस्था के लिए नेहरू रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो साइमन आयोग हो को नियुक्त करने वाला अनुदार पंथी राज्य सचिव लॉर्ड क्या लिखा है? बिरकेन हेड के अनुसार देखिए बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। भारतीय लोक संवैधानिक के अनुसार क्या होता है? भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव जो है बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है। ठीक है, मतलब देखिए भारत में क्या विविधता थी, तो उन्होंने एक वो दिया था, क्या बोलते हैं, चैलेंज दिया था कि आप ऐसा संविधान बनाओ जिसमें सभी लोग इंक्लूड हो जाएं और सबके हित की बात हो, कोई पीछे ना छूटे, किसी के साथ ऐसा ना हो कि यार आपने तो उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने चैलेंज दिया कि आप ऐसा संविधान बना के दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो है ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि भारतीयों में अलग अलग देखिए धर्म के लोग थे, संप्रदाय के लोग थे, तो सबके लिए बना देना तो इतना आसान है नहीं। ठीक है, तो लिखा है इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई, अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति यानी कि कुल 9 ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब अब अगस्त 1928 में संविधान जो बनाया है उसका प्रारूप प्रस्तुत किया और इसको मतलब जो संविधान बनाना है उसका जो प्रारूप है उसको प्रस्तुत किया और इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट मतलब ये जो थे रिपोर्ट के लेखक थे और इसमें जो है सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल को जो है अस्वीकार कर दिया गया और डोमिनेंट स्टेट्स की मांग की गई और इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिशें जैसे कि सब वयस्कों के लिए मताधिकार। ठीक है, पहले सबके लिए मताधिकार तो नहीं था गाइस, जैसे आज के टाइम में है आप अगर 18 साल से ऊपर हैं तो आप वोट दे सकते हैं। पहले ये था कि जो कर दे रहे हैं या जिनकी संपत्ति, ये सारी चीज़ें देख के जो है वोट देने का था। तो इन्होंने कहा सभी जितने भी वयस्क हैं सबको मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार हों,
यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, धर्म पर हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण हो, यानी कि धर्म और राज्य अलग अलग हो। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो मोहम्मद अली जिन्ना है ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, ये अलग है, मतलब नोट से अलग है गाइस। तो 1929 में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट यानी कि 1928 के विरोध स्वरूप जो 14 सूत्री प्रस्ताव रखा। देखिए उनको विरोध ही किस बात का था, देखिए अगर बहुत बड़ा एक पॉइंट देखें नेहरू रिपोर्ट में, तो इन्होंने कहा था भैया हम जो है पृथक निर्वाचन मंडल नहीं देंगे, और मुस्लिम लीग तो यही चाहती थी कि पृथक निर्वाचन मंडल मिले। ठीक है, तो ये तो विरोध करना ही था इनको, तो जिन्ना ने क्या करा, अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट से संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही। ठीक है, जबकि उसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की, और यह लीग किसके विरोध में जो है स्थापित की गई थी, तो गाइस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। इसमें लिखा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा एवं उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर जो है आपत्ति रखी, और ये पूर्ण स्वराज को तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। तो गाइस यहाँ हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म। आगे हम एक बार जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। तो गाइस हमारी कुछ वीडियो जो है 45 मिनट की हो गई है, 15 मिनट और है और ये आपका चैप्टर हो जाएगा, ये भी खत्म। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इसमें देखिए गाइस अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 30 जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। यहाँ लिखा है वर्ष 1921 के, तो वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी, तो मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या क्या है संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। तो इन्होंने कहा स्वराज का मतलब होना चाहिए संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वराज। कब, 1921 अहमदाबाद अधिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए, ऐसा कहा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर आपको स्वराज चाहिए तो वो संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर लिखा है 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, चित्तरंजन दास चुने गए थे, किंतु उन्हें जेल में होने के कारण क्या है, हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की करी अध्यक्षता। मतलब चुने कौन गए थे कि अध्यक्ष बनेंगे चित्तरंजन दास, लेकिन थे वो जेल में। ठीक है, तो उनके बाद किसको चुना गया, उनके बाद चुना गया हकीम अजमल खां को। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कब होता है गाइस, 1928 में। क्या होता है, ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट जो है स्वीकार कर लें। देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और ये क्या कहते हैं, जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, कहते हैं अंग्रेजों से भैया आप 1 साल के अंदर जो है नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लीजिए, या फिर कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जो जन आंदोलन है उसका आप सामना करो, या नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करो, या फिर जो जन आंदोलन होने वाला है ना उसका जो है सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर इसमें लिखा है निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में क्या होता है। देखिए अब सरकार को इन्होंने एक साल का टाइम दिया था, लेकिन सरकार ने कोई उत्तर दिया नहीं। तो क्या होता है 1929 में, ठीक है, देखिए 1928 1 साल बाद आ जाता है 1929। तो 1929 में क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, तो 1929 का जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 1929 में कौन अध्यक्ष बने हैं, जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पे हो रहा है गाइस, कहाँ हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। ठीक है, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। अब देखिए पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो गाइस कहाँ पे हो गई पूर्ण स्वराज की बात, 1929 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, कहाँ पे होती है, लाहौर में होती है, पूर्ण स्वराज की बात हो जाती है। तो गाइस क्या है इस चैप्टर का नाम, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आ जाता है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसमें लिखा है जैसे ही 31 दिसंबर आता है, मतलब जो 1929 का लास्ट वाला दिन होता है, यानी कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ जाएगा 1930 में। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 को क्या है, महारात्रि की घटना, महारात्रि का घंटा बचा, यानी कि 12 बज गए। ठीक है, 31 दिसंबर यानी कि जब ये साल खत्म होता है 31 दिसंबर को रात के 12 बज गए। ठीक है,
तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे गाइस? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर, कहाँ पहुंचे हैं? रावी नदी पर। तो रावी नदी के तट पर क्या है? भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ये गाइस बात हो गई अब 1930 की, ठीक है, क्योंकि 12 बज गए, अगला दिन आ जाता है 1 जनवरी 1930 आ जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा? रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराया। और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कितना इंपॉर्टेंट आ गया है इस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। 2 जनवरी को क्या निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वैसे ये 26 जनवरी जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, वो दिन भी इसीलिए 26 जनवरी लिया गया है। इस दिन को इम्पोर्टेंट करने के लिए, इस दिन को इम्पोर्टेंट बनाए रखने के लिए गणतंत्र दिवस का दिन जो है 26 जनवरी माना जाता है, रखा गया, ठीक है। तो ये नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को जो है का जो दिन है वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या है? पूर्ण संविधान दिवस, स्वाधीनता दिवस के रूप में माना जाता है, ठीक है। और इस अधिवेशन में क्या है? अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। क्या कहा उन्होंने? स्वाधीनता का लक्ष्य। 26 जनवरी 1930 की बात हो रही है। हमारे लिए स्वाधीनता है क्या? पूर्ण स्वतंत्रता। नो डोमिनियन स्टेट्स, ओनली पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन क्या है? 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि लाहौर अधिवेशन में क्या कहा गया। पहली बात इन्होंने क्या कही? इन्होंने कहा जो गोलमेज सम्मेलन होगा ना, उसमें कोई भी मतलब उससे कोई लाभ नहीं है। एक चीज़ कहा, तो कांग्रेस जाती भी नहीं है। 3 सम्मेलन होते हैं लंदन में, तो फर्स्ट वाले में तो नहीं जाती है कांग्रेस, दूसरे वाले में किसी तरह से मनाया जाता है तो गांधी जी जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें कही कि नेहरू कमेटी की जो डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना को समाप्त करें। जो नेहरू रिपोर्ट आती है उसमें डोमिनियन स्टेट्स की बात करी जाती है, तो उन्होंने कहा भैया ये करो समाप्त, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ है नहीं। फिर लिखा है कि शब्द स्वराज का अर्थ क्या होगा? स्वराज का मतलब होगा गाइस क्या? पूर्ण स्वतंत्रता। ये भी यहाँ पे बोला गया, ठीक है, जो आपकी लाहौर अधिवेशन हो रहा है। फिर लिखा है अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी क्या है, नागरिक क्या करेंगे? नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। तो कहते हैं कांग्रेस को जब सही लगेगा तो जो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होने वाला था, जो चोरी चोरा कांड की वजह से क्या होता है, स्थगित हो जाता है या नहीं होता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, उसके बाद चोरी चोरा की वजह से असहयोग आंदोलन खत्म, बारदोली में आने वाला शुरू करने वाले होते हैं, गांधी जी कहने वाले होते हैं असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से के लिए, लेकिन क्या होता है चोरी चोरा की वजह से असहयोग आंदोलन खत्म तो सब कुछ खत्म। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सही समझेगी तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर सकती है। तो 4 बातें कही, गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं, दूसरा डोमिनियन स्टेट्स जो नेहरू रिपोर्ट में है उसको समाप्त किया जाए, तीसरा स्वराज का मतलब होना चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, चौथा हो गया जब कांग्रेस सही समझे नागरिक अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर सकती है। अब यहाँ लिखा है गाइस, क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ टोटल 17 क्वेश्चन है, जरा सी देर लगेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में जो है परिभाषित किया जाए। तो गाइस अगर थोड़ा सा भी विदेशी नियंत्रण होता तो उसको हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेट्स, ठीक है, बट यहाँ कह रहे हैं पूरी तरह से विदेशी नियंत्रण को खत्म किया जाए। तो गाइस यहाँ लिखा है मौलाना हसरत मोहानी ने ऐसा बोला। तो इन्होंने इसमें लिखा है कि बस 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना जो हसरत मोहानी है उन्होंने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए स्वराज को, ठीक है, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। 1921 में क्या होता है कि जो कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो सियार दास यानी कि चित्तरंजन दास चुने गए। वो होते हैं उस वक्त जेल में, तो उनकी जगह कौन चुना जाता है? हकीम अजमल खां को चुना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का जो है प्रस्ताव रखा था? तो हसरत मोहानी। तो गाइस अब यहाँ पे हमने पढ़ा क्या? मौलाना हसरत मोहानी। चलिए फिर लिखा है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कब किया था गाइस? 1929 में किया था। देखिए 1928 में क्या आता है गाइस? 1928 में आती है आपकी नेहरू रिपोर्ट आती है, उसके 1 साल का टाइम दिया जाता है, और उसके बाद 1929 में जब उस पर कोई भी अंग्रेज कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं कि भैया 1 साल का टाइम है, आपको ऐसा कहा गया है, अदरवाइज देखिएगा क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है? स्वराज
यानी कि पूर्ण मतलब भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे वही कहानी लिखी है ना कि जो क्या होता है 1929 की 31 दिसंबर 1929 की रात 12 बजे, फिर उसके बाद एक तारीख आती है, या फिर जो 26 जनवरी वाला टाइम आता है गाइस, इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। गाइस किसने, कब किया गया था, यहाँ पे लिखा है कब किया गया, तो 1929 में किया गया था, और 1930 जो हम पढ़ते हैं 26 जनवरी 1930 वाला समय। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं, अगर आपको ना पता हो तो। लिखा है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट जो है स्वीकार कर ले। कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का, या फिर कांग्रेस जो जन आंदोलन करेगी उसका सामना करने के लिए तैयार है। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में क्या होता है, दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक अधिवेशन, ऐतिहासिक जो है लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या होता है, पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। और 31 दिसंबर 1929 की जो रात 12 बजे क्या होता है, नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा यानी कि तिरंगा फहराया, और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो है 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मतलब जाना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया 1929 में। बाकी की घटना जो है 1930 में चलती है। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, तो गाइस वो टाइम था आपका 26 जनवरी 1930 का। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से किस एक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने। ठीक है, तो जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो गाइस किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, 17 क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था, गाइस आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर लिखा है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि यानी कि रात में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था, गाइस तो नेहरू जी ने। फिर लिखा है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था, तो गाइस कब लहराया गया, 31 दिसंबर 1929 की रात के 12 बजे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, तो सबसे पहले जो नेहरू जो है कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता करते हैं, जो सबसे पहली करते हैं वो 1929 की जो लाहौर अधिवेशन होता है ना, उसी में करते हैं। ठीक है, बाकी का हम आगे आएगा तो बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्यों प्रसिद्ध है। हालांकि हम व्याख्या पूरी की पूरी जानी पहचानी है गाइस, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है आयोजित किया गया, और इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित हुआ, और 1930 की जो है 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और ये क्या है, स्वाधीनता दिवस इसमें मनाया जाता है। अब 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, स्वाधीनता दिवस। लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, तो गाइस आंसर है बी, यानी कि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तो लिखा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, तो कौन सा था, लाहौर अधिवेशन 1929। फिर लिखा है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी, तो वही लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे गाइस। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। एक लिखा है कि 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी गाइस, कौन कौन सी, देखिए इसका आंसर साफ साफ है, ये वाला तो नहीं था। देखिए एक तो ये था कि भारत में विदेश नीति की घोषणा, एक हो गया पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, फिर हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना, या नागरिक अवज्ञा आंदोलन हमने पढ़ा था, वो अस्पृश्यता जैसा कुछ नहीं था गाइस। ठीक है, तो ये जो इसकी व्याख्या है आप पढ़ते हुए आ रहे हैं गाइस, तो इसको आप एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओके, चलिए एक बार देखते हैं। तो क्या 4 चीज़ें थी कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं है। नेहरू जो आपकी रिपोर्ट थी उसमें क्या है, डोमिनेंट राज्य की बात करी गई थी, उसको समाप्त कर देना। और स्वराज का मतलब हो गया पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय जो कांग्रेस है वो जब चाहेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकती है। ठीक है, फिर लिखा है संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन
का कोई जो है उल्लेख नहीं है। अस्पष्टता क्या होता है गाइस, इनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत वाला हिसाब किताब होता है, उसके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया। फिर लिखा है गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति, यानी कि जो भारतीय विदेश नीति है ना, वो देखिए गाइस कहाँ जाते हैं इस सम्मेलन में, लंदन जाते हैं, बुलाया जाता है, लंदन में सम्मेलन होता है। तो ये क्या भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जाता है, और क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती है। तो वैसे वर्ष 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। तो ये हो गई लाइन थोड़ी सी नई। तो लिखा है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था गाइस। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है तैयार और प्रस्तुत किया गया था। और इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने क्या कहा था, अब हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है क्या, पूर्ण स्वतंत्रता। स्वाधीनता मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। ध्यान है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनेट स्टेट्स की मांग की गई थी। तो ये यहाँ तो बात कर रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता, ना कि डोमिनेट स्टेट्स की बात। तो गाइस यहाँ हो जाता है हमारे सारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारा जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमने 3 चैप्टर कर लिए, चैप्टर नंबर 28, 29, 30। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मेरे जो भी कमेंट है, आप कमेंट करना चाहते हैं, कहीं कुछ आपको लगता है तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर है गाइस, आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गाइस मेरे चैनल का नाम है #QBPCS विद चौहान। तो दोस्तों चलिए फिर यहीं पे हम लोग करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आप बताना चाहें तो कमेंट करके ये बता सकते हैं कि जो वीडियो है मेरी वो मैं किस समय अपलोड करूं, कि बहुत बार होता है, देखिए मेरी वीडियो तो रात के 12 बजे अपलोड होती है। अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।